धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। के बहस चली है और 28 सदस्यों ने अपना विचार रखा है। पहले तो मैं स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्षा श्रीमती सुमित्रा महाजन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विधेयक पर बहुत गहराई में गए वो, और उन्होंने कई सिफारिशें की, उसका जो जिक्र मैं करने वाला हूं। पर उन्होंने अलग राज्यों के साथ, अलग अलग वर्गों के साथ बातचीत करके अपनी रिपोर्ट तैयार की। मैं नेता प्रतिपक्ष का विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि 2 सर्वदलीय बैठकों में जब ऐसा लग रहा था कि हम आगे नहीं चल पाएंगे, उन्होंने स्वयं रास्ता ढूंढ निकाला और आज हम यहाँ सदन में इस विधेयक पर बहस कर रहे हैं। मैं राजनाथ सिंह का शुक्रगुजार हूँ कि पिछले 2 साल से मेरी उनसे मुलाकात हो रही है और वो मुझे हर स्टेज पर सुझाव देते रहे हैं। ज़्यादातर सुझाव मैंने शामिल किए हैं, पर कुछ ऐसे हैं, मेरे भी मजबूरियां हैं, जिसका मैं अभी जिक्र करने वाला हूं। शरद यादव जी और अन्य नेता भी सर्वदलीय बैठकों में भाग लिए और उन्होंने सुझाव दिए। मैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं खुद कलकत्ता 2 बार गया, उनके साथ मेरी बातचीत हुई और उन्होंने जो उनकी आशंकाएं थी वो जताई और मैंने कोशिश की उसको हटाने के लिए। और मुझे खुशी है कि ज़्यादातर तृणमूल कांग्रेस पार्टी के जो सुझाव हैं वो इस विधेयक में और इन संशोधनों में शामिल किए गए हैं। 10 राजनीतिक पार्टियों ने लिखित में मुझे सुझाव दिए थे और हर एक पार्टी को मैंने हमारी ओर से जो हमारी टिप्पणियां हैं उन पार्टियों को मैंने सौंपा है और मैंने प्रयास की है कि हर एक पार्टी के साथ व्यक्तिगत रूप में मैं उनसे बातचीत करके एक आम सहमति बनाऊं। अध्यक्ष महोदया, इस विधेयक की कई आलोचना हुई हैं, इसका स्वागत भी हुआ है और ये वास्तविक है, क्योंकि ये बीच का रास्ता हमने निकाला है। क्योंकि अलग अलग वर्गों से अलग अलग मांगें आ रही थी। किसान संगठनों से मेरी लंबी मुलाकात हुई। हुकुमदेव जी, ये बात कहना गलत होगा, विनम्रता से मैं कहता हूँ आपसे, मैंने पिछले 2 साल में कई संगठनों के साथ कई बार मैंने बातचीत की है। उद्योग जगत के संगठनों से मेरी बातचीत हुई है, राजनीतिक पार्टियों से बातचीत हुई है, सामाजिक कार्यकर्ताओं से मुझे सुझाव आए हैं। सबको सुनकर हमने एक ये विधेयक तैयार किया है। ये बात सही है राजनाथ सिंह जी कि जो मसौदा 2 साल पहले सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था, उसके और इस विधेयक के बीच में काफ़ी अंतर है। आप जानते हैं, आप सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ता है, राज्यों को भी साथ लेकर चलना पड़ता है। सभी को साथ लेकर चलने के प्रणाली में कुछ समझौता हमें करना पड़ता है और मैं इससे हटता नहीं हूँ। जो मसौदा था और जो विधेयक है, इसमें काफ़ी अंतर है और अंतर इसलिए है क्योंकि मुझे राज्यों की आवाज़ को भी सुनना था, मुख्यमंत्रियों की आवाज़ भी सुनना था। और आज जैसा कि मैं आपको उदाहरण दूंगा, एक ही मुद्दे पर अलग अलग पार्टियों के अलग अलग विचार हैं, तो मुझे सबको साथ लेकर चलने का मैंने प्रयास किया है और हो सके कि सब लोग इससे असंतुष्ट हैं, क्योंकि सबका कोई ना कोई शिकायत होगा। बीच में चलने का खतरा यही है कि सबको खुश करने के प्रयास में कोई खुश नहीं रहता है। और मैंने पहले भी कहा है कि मेरी आलोचना हुई है प्रगतिशील संगठनों से कि ये विधेयक प्रगतिशील नहीं है, और उद्योग जगत से आलोचना आई है कि ये बहुत सख्त विधेयक है। तो मैंने कहा है, अगर दोनों पक्षों से आलोचना मुझे सुननी आई है तो मैंने कुछ सही ही किया होगा। तो मैं राजनाथ सिंह जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बहुत विस्तार में उन्होंने अलग अलग क्लॉजों पर टिप्पणी दी है। मैं कुछ मुख्य तौर से मैं उनका जवाब दूंगा।
लीजिंग के बारे में उन्होंने जो कहा है वो उसका प्रावधान हमने संशोधन में किया है। सुषमा जी ने इसका जिक्र किया था सर्वदलीय बैठक में और हमने तुरंत उसको माना है। पर लीजिंग का अधिकार हम राज्यों को सौंप रहे हैं इस संशोधन में। लीजिंग के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे ये हम राज्यों पर छोड़ रहे हैं। हम इस संशोधन में हम नहीं कह रहे हैं कि लीजिंग किस प्रकार होगा, लीजिंग करते हुए किसानों की राय मांगी जाएगी कि नहीं, ये सब हम राज्यों पर छोड़ रहे हैं। पर लीजिंग का विकल्प जो आपने हमें दिया था उसका प्रावधान हमने संशोधन में किया है और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात जो आपने उठाई है राजनाथ सिंह जी, मैं थोड़ा आश्चर्य रह गया क्योंकि आपने ये कहा कि कोई अपील का प्रावधान नहीं है। बहुत विनम्रता से मैं कहता हूँ राजनाथ सिंह जी, ये गलत है। ये सेक्शन 45 अगर आप देखें, हर एक राज्य में एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, लैंड एक्विजिशन लार अथॉरिटी उसका नाम दिया गया है। और जो कलेक्टर का अवार्ड है वो फाइनल इसलिए कहा जाता है, वो लीगल भाषा है, उसको फाइनल इसलिए कहा जाता है कि प्रशासन की ओर से उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। पर इसका ये माने नहीं है कि किसान की अगर कोई शिकायत है वो अथॉरिटी को नहीं जाएगा और अथॉरिटी से अगर वो नासंतुष्ट है वो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो ये बात मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूँ कि सेक्शन 45 में ये प्रावधान किया गया है कि ऑर्डर अपीलेबल है लार अथॉरिटी में और लार अथॉरिटी के बाद हाई कोर्ट में भी अपीलेबल है। तीसरी बात आपने कही अर्जेंसी के बारे में, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि 1894 का कानून का दुरुपयोग जो हुआ है भारी तौर से ये अर्जेंसी क्लॉज के नाम पर हुआ है। इसीलिए हमने अर्जेंसी क्लॉज की परिभाषा दी है कि दो ही ऐसे मौके हैं जब अर्जेंसी क्लॉज का इस्तेमाल हो सकता है। एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा नेशनल सिक्योरिटी और दूसरा डिफेंस। हो सकता है कभी कभी प्राकृतिक आपत्तियां आती हैं जैसा कि अभी उत्तराखंड में हमने देखने को मिला है और उस वक्त कभी राज्य सरकारों को अर्जेंसी क्लॉज का इस्तेमाल करना पड़ता है। पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अर्जेंसी क्लॉज की परिभाषा को हमने भारी मात्रा में सीमित किया है और राष्ट्रीय सुरक्षा और प्राकृतिक आपदा दो ही ऐसे मौके हैं जहां अर्जेंसी क्लॉज का इस्तेमाल हो सकता है। आपने और कई बात उठाए हैं। रेट्रोस्पेक्टिव क्लॉज के बारे में आपने सवाल उठाए हैं। हमारे दोस्त बिहार के राजीव रंजन जी भी ने ये सवाल उठाया था और मैं कहना चाहता हूँ ये सेक्शन 24 है, ये रेट्रोस्पेक्टिव क्लॉज है। मैं हंसी मजाक में मेरे सहयोगी मंत्री को कहता हूँ अगर ये अमेंडमेंट का नाम होता इसका नाम छिंदवाड़ा अमेंडमेंट होता, क्योंकि इसमें कमलनाथ जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ये सेक्शन 24 क्या कहता है राजनाथ सिंह जी, ये कहता है कि अगर पुराने कानून के तहत अवार्ड पास नहीं हुआ है तो ये नया कानून लागू होगा, पहला। दूसरा, अगर अवार्ड पास हुआ है पर मुआवजा नहीं दिया गया है और भौतिक कब्जा नहीं किया गया है तब ये नया कानून लागू होगा। और तीसरी स्थिति जो है जहां अवार्ड दिया गया है पर 50% से ऊपर किसान ने मुआवजा नहीं लिया है तो ये नया कानून लागू होगा। तो रेट्रोस्पेक्टिव क्लॉज बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हमने किया है। इस पर बहुत लंबी विचार हुई है राजनाथ सिंह जी और मैंने कई सांसदों से भी राय ली है और जैसा कि मैंने कहा 3 स्थिति ऐसी हैं जहां ये रेट्रोस्पेक्टिव क्लॉज लागू हो। एक मिनट मैं सबका सवालों को जवाब दूंगा। एक और बात आपने कही राजनाथ सिंह जी और कई लोगों ने उठाया है कि क्या हम इस विधेयक या इस अधिनियम में नौकरशाही अधिनियम होगा, क्या हम ब्यूरोक्रेसी को और अधिकार दे रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हर एक स्तर पर हमने समय सीमा तय किया है, हर एक स्तर पर।
अगर आप विधेयक देखें, हर एक प्रक्रिया में हमने समय सीमा निर्धारित किया है और पूरा प्रयास होगा कि ये समय सीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आपका तजुर्बा यही भी है, मेरा भी यही है कि हम समय सीमा डालते हैं पर उसका उल्लंघन होता है। पर मैं आपको ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि ये बात सही नहीं है कि हमने इसको ओपन एंडेड रखा है। हर चरण पर, प्रक्रिया के हर स्तर पर हमने समय सीमा इसमें लगाया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि राज्य इन समय सीमाओं का पालन करेंगे। आपने दो बात उठाई राजनाथ सिंह जी, जिसका मैं विशेष जिक्र करना चाहता हूँ और जो ये दर्शाएगा कि मेरे सामने कितनी कठिनाइयाँ थी इस विधेयक को लाने में। आपने जिक्र किया कि बहु फसल सिंचित भूमि का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। मैं आपके बिल्कुल सहमत हूं और मसौदा में, सितंबर 2011 के मसौदा में मैंने यही प्रावधान रखा था। तुरंत मुझे पंजाब के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, केरल के मुख्यमंत्री से खत आए कि हमारे राज्यों में सब जमीन बहुफसल सिंचित जमीन है, आप क्या कर रहे हैं, आप पंजाब और हरियाणा और केरल का औद्योगिकरण चाहते हैं कि नहीं। तो इसलिए हम संशोधन ला रहे हैं कि कुछ सीमा होनी चाहिए, पर वो सीमा राज्य सरकार तय करेगी। अगर पंजाब में और कोई जमीन नहीं है तो हम वो पंजाब सरकार पर छोड़ दें। अगर हरियाणा में कोई जमीन नहीं है, हम हरियाणा। अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी का काफ़ी उनने मेहनत की है, उसके बारे में मुझे कोई नहीं। एक मेरा आग्रह आज पार्टी मीटिंग में भी था कि ये जितने नेशनल हाईवे बन रहे हैं उनमें जितनी जमीन गई है उतनी इंडस्ट्री में भी नहीं गई। तो इसमें जो नेशनल हाईवे बन रहा है, यदि मान लो आधा किलोमीटर उसमें यदि प्रावधान कर दिया जाए कि सड़क के किनारे ये जमीन कोई नहीं ले सकता, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि देश की जो सिंचित जमीन है, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी का जो ऐतराज है वो बहुत दूर तक दूर होगा। और नंबर एक कि दिल्ली में इतनी ज़मीन है जिसको कोई सुनता ही नहीं मेरी, कि ये जो फार्म हाउस बने हुए, सैनिक हाउस फार्म हाउस बने हुए, अरे भाई इसमें इनको हजार गज दे दो, 500 गज दे दो, तो ये इतनी बड़ी आबादी कहाँ जाएगी। मगर मैं सड़क वाले मामले में पर्टिकुलर हूँ कि आधा किलोमीटर यदि आप रख देंगे तो ज़मीन का बहुत बचाव होगा। शरद यादव जी, मैं जो आपने सुझाव दिए हैं सर्वदलीय बैठक में, उस पर मैं अभी कुछ टिप्पणी करूंगा। तो सॉरी, तो मैं कह रहा था अध्यक्ष महोदय कि ये बहुफसल सिंचित भूमि के बारे में अलग अलग पार्टियों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं और ये बात सही है कि मसौदे में हमने कहा था कि किसी हालत पर बहुफसल सिंचित भूमि का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। परंतु मुझे यहाँ कहना पड़ेगा कि पंजाब, हरियाणा, केरल के मुख्यमंत्री के खत के कारण हम ये संशोधन ला रहे हैं और ये हम राज्यों पर छोड़ रहे हैं कि क्या सीमा होनी चाहिए, हर जिले में क्या सीमा होनी चाहिए या राज्य के स्तर पर क्या सीमा होनी चाहिए, ये हम राज्यों पर छोड़ रहे हैं। दूसरी बात, एक मिनट, yes, I bought the amendment. Yes, it's one of the amendments. Please. Yes, it's Are you one of the yielding? 150. Are you? I mean, we can't have this kind of a discussion. Honorable Minister, are you yielding? 1 minute. Please, please sit down. Please sit One down. minute. We are originally, let me just say in English what I was saying. We were told, first we said no multi-crop irrigated land should be acquired. Okay, no. But no, we cannot make a policy which is not acceptable to some states. Punjab, Haryana, Kerala. 1 minute, please listen to me. So what we said was that acquisition of multi-crop irrigated land will be acquisition of last resort, but if a state wants to impose some limits, we will leave it to the state government. That's all we have said. So if the West Bengal government wants to say that no multi-crop irrigated land should be acquired, the West Bengal government is free to say that. So, दूसरी बात जो आपने कही राजनाथ सिंह जी, ये जो आपने कहा लैंड बैंक के बारे में, मसौदा में ये लिखा गया था कि
जब 10 साल तक भूमि का इस्तेमाल नहीं होगा वो वापस किसान को दिया जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश आई कि 10 साल को आप 5 साल करिए, तो हमने उसको स्वीकारा। तब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी ने हमसे कहा कि आप लैंड बैंक को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मुझसे कहा ये लैंड बैंक का नज़रअंदाज मत कीजिए, लैंड बैंक का विकल्प भी खोल के रखिए। तो इसलिए हमने कहा है कि अगर 5 साल तक भूमि का इस्तेमाल नहीं होता है, वो या राज्य को या लैंड बैंक को वापस लौटाया जाएगा। वो राज्य तय करेगा कि क्या किसान को दिया जाएगा, क्या कि लैंड बैंक में रखा जाएगा। तो ये बात जो मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि कई ऐसी बातें हैं जो हमें राज्यों पर छोड़ना चाहिए। ये एक राष्ट्रीय कानून है, पर कानून में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग राज्यों में परिस्थितियां अलग हैं। और यहाँ हम दिल्ली में बैठकर एक कानून बनाएं जो हर राज्य में 100% लागू होगा, ये नामुमकिन है। Madam Speaker, I just want to switch to English for 2 minutes because my good friend Mr. Tambidurai has raised a very fundamental point, that what is the competence of the central government to come with this legislation on land acquisition. I want to draw the honorable member's attention to the concurrent list of the Constitution, entry 42, which was introduced as a result of the 42nd Amendment, which includes acquisition and requisitioning of property in the concurrent list. सुषमा जी जानती हैं समवर्ती Please. We can't No, we are not having discussion. We are not taking no. state We've powers. had long समवर्ती सूची में भूमि अधिग्रहण का अधिकार, हमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। इसका एक ही मतलब है कि राज्य सरकार बिल्कुल अपने कानून बना सकते हैं, पर इस केंद्रीय कानून के तुलना में वो घटा नहीं सकते, वो उसको और ज़्यादा कर सकते हैं। यानी कि मिस्टर तंबिदुराई, if the Tamil Nadu government wants to have a legislation which improves on the compensation, which improves on the R&R, you're completely free to do so. You can't have a provision for R&R and compensation which is lower than the central legislation. That is all the matter. No, please. No, Kalyan Babu, I want to mention to the honorable member, he's a lawyer, I am not a lawyer. I have consulted all the legal officers of the Government of India, and it is an established practice that when you pass a law in the concurrent list, it does not mean that the state governments are not free to pass their laws. They have full powers to pass their laws. They cannot derogate from the central law. They can improve on the central law. If you need clarification for this, I'm willing to provide this. I'm willing to provide this. अध्यक्ष महोदय, बार ये बात आई है कि क्या हम जबरदस्ती भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं। मैं सुदीप बाबू को आश्वस्त कराना चाहता हूं कि इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो जबरदस्ती भूमि अधिग्रहण होगा, कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि सिर्फ 2 मामलों में हमने स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशें नामंजूर की। स्टैंडिंग कमेटी ने 13 सिफारिशें की थी और उनमें से हमने मेरे ख्याल में 11 को स्वीकार किया है, पर 2 ऐसे सिफारिश थे उनका ये कहना था कि पीपीपी को और निजी प्रोजेक्ट का भूमि अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। मेरी सुमित्रा महाजन से लंबी बातचीत हुई, मैंने उनको मेरी मजबूरी मैंने उनको बताया और मैंने कहा मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता हूं। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि अगर पश्चिम बंगाल चाहती है कि इस 80% को 100% करना है या 70% को 100% करना है, वो आप बिल्कुल कर सकते हैं, वो विकल्प आपके पास है। पर मैं ये बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि 80% निजी प्रोजेक्ट के लिए और 70% पीपीपी के लिए इसलिए रखा गया है
क्योंकि कुछ लोगों के मन में ये आशंका थी कि भूमि अधिग्रहण जबरदस्ती होगा, क्योंकि वो हमारा अनुभव रहा है। पर बिना अनुमति के, बिना लिखित अनुमति के कोई भूमि अधिग्रहण होने की कोई गुंजाइश नहीं है इस नए कानून में। अध्यक्ष महोदया, मैं सिर्फ 2 या 3 मिनट और लूंगा। कई सदस्यों ने यह सवाल उठाया है, 158 औपचारिक संशोधन आप ला रहे हैं। लालू जी ने भी यही कहा था। मैं थोड़ा स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। इन 158 औपचारिक संशोधनों में से सिर्फ 28 मुख्य संशोधन हैं। 13 संशोधन जो स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश हैं, 13 संशोधन जो हमारे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो शरद पवार जी उसके अध्यक्ष थे उनकी सिफारिशें हैं, और 2 संशोधन जो अगर मैं नाम दे सकता हूं सुषमा स्वराज संशोधन है। तो 158 संशोधनों में से 28 मुख्य संशोधन है। बाकी सब संशोधन, जैसा कि लालू जी ने अपने रंगीन तरीके से कहते हैं, वो कॉमा, फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज, पैराग्राफ नंबर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, सब कार्यवाही या बिल्कुल प्रोसीजरल अमेंडमेंट है। मुख्य अमेंडमेंट, मुख्य संशोधन 28 अमेंडमेंट हैं, 13 स्टैंडिंग कमेटी के, 13 जीओएम के और 2 नेता प्रतिपक्ष के। आखिर में अध्यक्ष महोदया, मैं ये कहना चाहता हूं कि कई सदस्यों ने संशोधनें दी हैं। कई लोगों के संशोधन हमारे औपचारिक संशोधनों में शामिल हैं। जैसा कि सिमरत बादल ने संशोधन दिया है, वो संशोधन हम खुद सरकार की ओर से ला रहे हैं। वामपंथी पार्टियों ने, मैं खुद इनके ऑफिस 2 बारी गया हूं, वासुदेव बाबू के ऑफिस में, और उनके 6 महत्वपूर्ण संशोधन हम सरकार की ओर से ला रहे हैं। तो कई ऐसे संशोधन हैं, राजू शेट्टी जी के संशोधन, हमारे प्रशांता मजूमदार के संशोधन, सईदुल इस्लाम के संशोधन। मैं सभी संशोधनकर्ताओं से मेरी मुलाकात हुई है। निशिकांत दुबे जहां बैठे हुए हैं, वो अक्सर यहाँ बैठा करते हैं, आज अचानक पीछे चले गए हैं। अच्छा, तो उनके संशोधन पर भी मैंने टिप्पणी दी है। मेरी सबसे विनती है कि ये हमारे औपचारिक अमेंडमेंट को स्वीकार करें। जो अपने अलग व्यक्तिगत अमेंडमेंट हैं उनको आप वापस ले लें, और जितना तक हम संशोधन लाए हैं आप देखेंगे कि ज़्यादातर आपके संशोधन शामिल किए गए हैं। मैं हर एक सदस्य को जिन्होंने संशोधन दिया है, मैं उनको गवाह दूंगा कि किस तरीके से हम संशोधन लाए हैं, और जब नियम बनाए जाएंगे, जब रूल बनाए जाएंगे, ज़्यादातर अगर उसमें स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत है हम उसको ज़रूर शामिल करेंगे। अंत में मैं ओवैसी जी यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने आज, ये क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, आज इन्होंने मुझ पर एक गुगली बोल कर दिया है, और मैं स्वीकारता हूँ कि जो इन्होंने मुद्दा उठाया है हमने इसके बारे में सोचा नहीं था। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं हमारे सहयोगी मंत्री रहमान खान से भी मशवरा करूंगा, और अगर कोई नए कानून के लिए ज़रूरत पड़ेगी मैं ज़रूर हम वापस सदन में आएंगे। पर अब के लिए जो मुद्दा आपने उठाया है मैं ज़रूर उसका नोट किया हूं। मैं गंभीर मामला है, और मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि इस कानून से वक्फ का ज़मीन ज़बरदस्ती एक्वायर नहीं होना चाहिए, और हम ये नहीं होने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदया, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं और सभी सदस्यों से भी निवेदन करता हूं कि औपचारिक संशोधनों को वो स्वीकार करें, ताकि आज एक और ऐतिहासिक मौका है इस सदन को। एक 119वां साल पुराना कानून को हम बदलेंगे, और जैसा कि राजनाथ सिंह जी ने स्वीकारा पहले ही अपने भाषण में, ये जो कानून का टाइटल है, ये जो हमने बदला है, ये जानबूझकर बदला है, क्योंकि टाइटल लैंड एक्विजिशन एक्ट नहीं है, टाइटल है राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन एंड R&R, ताकि किसानों का हक बनता है, जो आजीविका खोते हैं उनका हक बनता है,
दलितों और आदिवासियों का हक बनता है और वही हक ये कानून देता है। हक सरकार को भूमि अधिग्रहण का नहीं देता है। Thank you. एक क्लैरिफिकेशन मैं चाहता था मंत्री जी, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में मैंने पूछा था कि लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस प्रारंभ होने के बाद आप करेंगे? नहीं सर, कि वो पहले करेंगे? पहले करेंगे, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा पहले ही करेंगे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने आपको एक सुझाव दिया था कि 3% जमीन प्रतिवर्ष कम हो रही और जनसंख्या देश की बढ़ रही, तो एक संकट पैदा होगा, खाने के लिए कहाँ से आएगा? तो उसका विकल्प आप पर क्या है? मैंने तो सुझाव दिया था, अब आप सहमत होंगे या नहीं होंगे वो अलग बात है, लेकिन विकल्प क्या है आप पर? जी उठाया है जो इस विधेयक से बाहर जाता है। ये आपने सवाल उठाया है, इस पर हम जरूर विचार करेंगे। अगर नीति में हमें बदलाव लाना है हम लाएंगे, पर मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से हम इस विधेयक में उसको शामिल नहीं कर सकते। पर आपका मुद्दा बिल्कुल सही है, मुद्दा बिल्कुल सही है। What? सारे लोग सवाल पूछेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। यस, सौगता रॉय जी, जस्ट वेरी ब्रीफ। मैडम केवल स्पष्टीकरण के लिए मैं माननीय मंत्री जी से ये सवाल फिर पूछता हूँ। ये आपके कानून में है कि निजी क्षेत्र में जमीन लेने के लिए 80% लोग को सहमति होना चाहिए। मैं ये स्पष्टीकरण चाहता हूँ, अगर हम पश्चिम बंगाल में कहे कि 100% कृषक को या जमीन के मालिक को सहमति नहीं होने से निजी क्षेत्र के लिए हम जमीन अधिग्रहण नहीं करेंगे, ये अधिकार पश्चिम बंगाल प्रांत का होगा कि नहीं, इसके बारे में आप स्पष्टीकरण दीजिए। शब्द में है हाँ, पश्चिम बंगाल को पूरा अधिकार है। प्रबोध पांडा जी, he got My it question, first. I have given a lot of amendments, but particularly I want to know, my suggestion was that let government allow to set up the price determining commission, land price determining commission, and it is already recommended by the standing commission. What is the attitude in this regard of this government? Madam Speaker, I have assured Mr. Panda we will give it very serious consideration. We do not want to have a proliferation of too many bodies, but let the rules be framed, and I will certainly give his recommendation very serious consideration. Yes. I have raised a pertinent question that when the zone area of a district is 50%, less than 50%, I wanted that there should not be any acquisition, because this 10% you have ordered in due course, if it continues, then this 10% will be reduced to a very low area, zone area. Madam, this matter has been considered. We have left this entirely to the discretion of the state government. Yes, Lal Singh ji. मैडम जी, मैं ये मंत्री साहब से ये जानना चाहता हूँ, हम बड़े खुश हैं, मैं और मदन लाल बड़े खुश हैं, शारिक भी बड़े खुश होंगे, लेकिन मेरी जम्मू कश्मीर में क्या ये कानून लागू करवा पाएंगे? मैं ये जानना चाहता हूँ, बताएं, बताओ। Madam. Honorable members, the discussion on the motion for consideration of the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill 2011 is over. The House